हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, जो कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें हम लोग देखेंगे और उसी का हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर का बिहार बोर्ड का जो है मॉडल पेपर का जो है आपका ये पार्ट नंबर या सेट नंबर 1 रहेगा। सेट नंबर कितना रहेगा? 1 रहेगा। और इसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें जो पूछे जाएंगे उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं किस टाइप के मॉडल पेपर नंबर 1, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, 5 गो सेट है, उसमें प्रत्येक सेट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो ये आपका रहा मॉडल पेपर नंबर 1 का। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि 100 गो सवाल इसमें पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव 100 गो सवाल पूछा गया है और इसमें हम लोग प्रत्येक सवाल के सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के सवाल इसमें मॉडल पेपर 1 में ये पूछता है या पूछा है। हम लोग इसी का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये मॉडल पेपर पार्ट नंबर 1 है। मॉडल पेपर का पार्ट नंबर कितना है? 1 है। चाहे तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। आपका सवाल है P/Q के रूप में 0.41 के रेकरिंग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल फर्स्ट क्या है? आपका सवाल फर्स्ट है P/Q के रूप में। तो P/Q क्या होता है? तो P/Q परिमेय संख्या होता है, जानते हैं। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में रहे, जहाँ Q इक्वल टू जो होना चाहिए नोट 0, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि जो संख्या है, जो दिया गया संख्या है, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आपका संख्या क्या दिया है? आपका जो संख्या दिया है 0.0 माना कि जो P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, तो ये जो संख्या है 0.41 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो इस टाइप का सवाल कैसे ही पूछे, ठीक है। आज ये पूछा है, फिर ऐसे पूछ दे 0.39 को परिमेय संख्या में, चाहे पूछेगा 0.69 को परिमेय संख्या में, ऐसे करके बार दे। चाहे पूछेगा 0.66 को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। इस टाइप के सवाल यदि पूछे तो क्या करना है? हम लोग कुछ नहीं करना है। देखिए ये कितना अंक है? 2 अंक है। तो ऊपर में जो संख्या लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। 41 लिखा हुआ 41 लिख दीजिए। कई अंक के ऊपर है रेकरिंग? 2 अंक के ऊपर है, तो नीचे 2 को 9 लिख दीजिए। अब देखिए ये अगर ये पूछा है, आपसे ये पूछता तो कैसे आंसर देंगे? 39 लिख दीजिए। और कै गो अंक के ऊपर है? बार है 2 अंक के ऊपर, तो 2 को 9 लिख दीजिए। अब देखिए ये 69 लिख दीजिए। उसी प्रकार से 2 अंक के ऊपर है, तो 2 अंक के ऊपर है तो 99, और यहाँ पर 2 अंक के ऊपर है तो 69 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगेन सवाल देख लीजिए। आपका सवाल नंबर ये फर्स्ट का जो आंसर रहा, आंसर आपका हो गया सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं। आपका है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए ये जो है सवाल हम यहाँ से लिए हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ मॉडल पेपर में लेने का मतलब ये है कि इस टाइप के सवाल आपसे यदि पूछे तो कैसे आंसर देंगे। एक पूछा है तो इसमें हम आप लोग ऐसा सॉल्यूशन करवाएंगे कि जो कि इस टाइप के सवाल पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। नहीं का सवाल नहीं होना चाहिए, बन जाना ही चाहिए। तो इसीलिए हम इसको ले रहे हैं सवाल को। अगेन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सा है? परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो, तो उसको तो परिमेय संख्या कहते ही हैं। लेकिन सब संख्या रूट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है परिमेय संख्या बोलेगा जो जिसका रूट निकल जाए, यानी रूट से बाहर आना चाहिए। वो संख्या यदि रूट से बाहर है तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि वो संख्या रूट से के अंदर है तो बोलेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपका जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या है? 9, 8, 16, 25 दिया है। 9 दिया है और रूट कितना दिया है? रूट 8 दिया है और रूट 16 दिया है और रूट कितना दिया है? 25 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बोले, जो रूट के अंदर रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो देखिए तो 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल क्या होता है? 2 रूट 2 होता है। अच्छा 2 रूट कैसे लिख दिए भाई? तो देखिए ये क्या करेंगे, 4 गुने 2 8 लिख सकते हैं ना। अब इसका वर्गमूल क्या? 4 हो गया। इसका वर्गमूल क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए ये 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 तो अंदर में ही रहेगा ना। तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से तो नहीं निकला।
तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या है। इस टाइप के सवाल यदि आपसे पूछे तो आप लोगों को क्या बताना है कि वैसा संख्या जो पहचानने बोलेगा तो जो जिसका जो वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका नहीं निकला, कुछ भाग का 4 का निकला है लेकिन 2 का नहीं निकला है, तो 8 जो होगा आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर है। इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक सवाल यहीं पे हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, आप लोग से एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछता है। वो पॉइंट क्या पूछता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। क्या पूछता है, निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या, याद कर जाइएगा जो पाई जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, ठीक है। अच्छा, अब इसी का वैल्यू यदि लिख देगा 22/7 तो एक कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। याद कर जाइएगा पाई जो है कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, लेकिन इसी का वैल्यू लिख देगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, जो जीरो जो है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे एक छिपल है तो p/q के रूप में है कि नहीं, तो जीरो जो है परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ से सवाल पूछने का मतलब ये था, यहाँ से इसका हम कंसेप्ट उठाए हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि इस टाइप के सवाल आप लोग से यदि पूछे तो हम लोग आंसर करके ही आएंगे, सवाल को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से ये हो गया, इस टाइप का पूछेगा तो हम बना देंगे। एक पूछा, हम लोग 2-3 एग्जाम्पल कर लिए, इस टाइप के सवाल पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए ऐसे पूछेगा, अगेन हम लोग सवाल कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, अगेन हम लोग सवाल कर लेते हैं। देखिए सवाल को धीरे धीरे बनाइए, ठीक है, फास्ट बनाने से नहीं होता है। फास्ट हम लोग 2-3 मॉडल सेट कर लिए, अब पता चला कि एक भी सवाल नहीं बन पा रहा है, तो उसे पढ़ने से आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। स्लो पढ़िए, लेकिन जो सवाल पूछेगा बन जाना चाहिए। तो 2 टाइप के सवाल हम लोग कर लिए। तीसरा देखिए, तीसरा ये तो परिमेय संख्या के बारे में पूछा। तीसरा जो है बहुपद 6x-24 का शून्यक है। आपका तीसरा सवाल जो है दिया हुआ है 6x-21 दिया हुआ है ना, 21 का शून्यक है। इस टाइप के सवाल में यदि शून्यक पूछे, शून्यक का मतलब है कि वैसा वैल्यू जो कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा, माने समीकरण दिया रहेगा या बहुपद दिया रहेगा, उसमें यदि उस वैल्यू को हम रखेंगे, मान पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे शून्यक है। तो देखिए ऐसा पूछ रहा है, ये दे दिया है, बोल रहा है कि शून्यक है, इनमें से कौन सा वैल्यू जो है शून्यक है, शून्यक है। तो इसमें जो है कि शून्यक रहेगा तो 6x लिखा हुआ है -21 बराबर हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अभी बताया कि ऐसा इक्वेशन लिख दिएगा, चाहे ऐसे लिख देगा 6² - 3x + 4। अब बोलेगा ना कि एक शून्यक 2 है और -3 है, ठीक है, ऐसे। तो शून्यक का मतलब होता है कि जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना लिख देगा, बहुपद लिख देगा, ठीक है, या इक्वेशन ही लिख देगा, समीकरण लिख देगा। शून्य का मतलब होता है कि वह मान जिसमें इस वाला वैल्यू में, ये वाला एक्सप्रेशन में रखने पर, बहुपद में या समीकरण में रखने पर ये पूरा मान को 0 कर दे, उसका मतलब इस शून्यक होता है। तो कह रहा है कि शून्यक है। शून्यक का मतलब कोई वैल्यू एक ऐसा होगा जो 0 कर रहा होगा, ये ओवरऑल वैल्यू क्या कर रहा होगा, 0 कर रहा होगा। तो इतना बराबर हम 0 लिख दिए, तो 6x माइनस है तो प्लस में चल जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/6 हो गया, ये 7×21 3 मरतबे और ये हो गया 2 मरतबे, तो 7/2 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए ए वाला वैल्यू में यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, तो देखिए तो 6x - 21 जो लिखा हुआ बराबर 0। अच्छा 6, अब x का वैल्यू 7/2 लिखिए, 7/2 माइनस में 21, देखिए तो 3 दूनी 6 और कितना होगा 21, 7×21 हो गया। अब 21 में से 21 घटाएंगे 0 आ रहा है कि नहीं। तो यानी शून्यक ऐसा सवाल पूछे, चाहे ऐसा पूछे, शून्यक के बारे में पूछेगा तो शून्यक वह वैल्यू होता है जो दिए गए बहुपद रहेगा या समीकरण रहेगा, उसमें वैल्यू हम रखेंगे तो उसका वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, मान को 0 कर देगा। उसका मतलब, इसका मतलब शून्यक का मतलब ये होता है। तो चलिए हम लोग अगेन देख लेते हैं। ये तो शून्यक ने द्विघात से देख लिए, परिमेय संख्या से देख लिए। अच्छा अगेन सवाल, चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल जो है देखिए दिया हुआ x² - 10x + 25 का घात होगा। देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, ऐसे पूछेगा x² + 10x + 25 का घात क्या है, 25 का घात होगा। अच्छा यही लिख देगा, ऐसे नहीं दे करके और दे देगा, बहुत मन दे देगा, ऐसे +3x² + 6x +
प्लस रूट 3x बराबर 0, ऐसे करके बहुत सा दे देगा। ठीक है, यहाँ पर 3 था तो 4 5 दे देगा। घात का मतलब ये होता है कि दिया गया ये एक्सप्रेशन है, ये दिया गया ये समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है या बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें घात का मतलब ये है कि जो अचर पद वाला जो होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है x वाला, ABCD वाला x वाला, सबसे अधिकतम वैल्यू कितना होगा? तो सबसे अधिकतम वैल्यू तो यही ना है, 2 है। अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। अच्छा, इसमें पूछेगा घात क्या होगा, तो सबसे अधिकतम मान क्या है? एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है, एक 1 है। तो ये 3 है, तो अधिकतम घात ये यदि ऐसा पूछता तो इसमें अधिकतम घात कितना होता? 3। और एक में सबसे अधिकतम कौन है? 2 है, तो इसका घात कितना हो गया? 2। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? घात 2 है। तो आपका जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बी होगा। अच्छा, इस टाइप के सवाल कुछ भी पूछेगा तो बन जाएगा कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देगा और सबसे देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका है, वही आंसर हो गया। समझे? तो ये आपका घात हो गया। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। आपका अगेन सवाल हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। देखिए, याद रखिएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए, इस द्विघात समीकरण में इसका क्या घात है? तो 2 है। सबसे अधिकतम क्या है? 2 है। तो पूछेगा द्विघात समीकरण के लिए घात कितना होता है? तो घात 2 होगा। अब बोलेगा त्रिघात, 3 घात होता है तो 3 घात होगा। अच्छा, इसका जो द्विघात समीकरण है तो पूछेगा द्विघात समीकरण के लिए कितने मूल होते हैं? इस टाइप का सवाल पूछ देगा। तो मूल का मतलब है कि जेकर पावर सबसे अधिकतम रहेगा उतना ही मूल हो जाएगा। तो एक में पावर 1 है, एक में 2 है। तो एक जो आंसर आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा 2 आएगा। तो इसका जो मूल होगा, द्विघात समीकरण का मूल होगा क्या हो जाएगा? 2। घात कै गो? 2 गो। मूल कै गो? 2 गो। और हम लोग पढ़े भी हैं, अल्फा एगो होता है और एगो बीटा होता है। और इतना ही नहीं, इतना भी हम पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए पढ़े हैं। और इतना ही नहीं, एक और पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए, तो ऐसा ही ना है। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? द्विघात समीकरण कै घात होता है बाबू? तो 2 गो होता है। अच्छा, द्विघात समीकरण के कै गो मूल होता है? शून्यंकों की संख्या पूछेगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या या शून्यंकों की संख्या पूछे तो 2 हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? सी बाई ए। अच्छा, इसमें 2 को मूल कहने का मतलब क्या है? समझिए पहले। 2 को मूल कहने का मतलब है, आपसे ऐसे पूछेगा कि x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 8, ये क्या है? द्विघात समीकरण। मूल का मतलब, अच्छा इसका द्वियोग क्यों होता है? देखिए, x² प्लस 6x प्लस 8 एरिया का द्विघात समीकरण। तो इसका गुणनखंड यदि हम तोड़ेंगे, 4x प्लस 2x प्लस 8 तोड़ेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, एकरों में x है तो x प्लस 4 हो गया। और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो गया। तो x प्लस, अच्छा यहाँ से x प्लस एगो 4 हो जाएगा, यहाँ से एगो दोनों में से उठा लेंगे और यहाँ से x प्लस 2 हो गया। अब बराबर 0 होता है, द्विघात समीकरण है तो बराबर 0 होता है। और एक बार हो जाएगा x बराबर -4 और एक बार x बराबर -2। देखिए, तो ये दिमाग में आप लोगों को रखना है कि ये जो दिया हुआ समीकरण है, देखेंगे कै गो सबसे अधिकतम पावर कितना है। तो अधिकतम पावर कै गो है? 2 गो है ना। इसका अधिकतम पावर 2 गो है तो इसका आंसर भी 2 गो आना चाहिए। तो 2 आया कि नहीं? अब यहाँ रहता 3 गो तो इसका 3 गो मूल होता है। यहाँ 2 गो था तो कै गो मूल हुआ? 2 गो मूल हुआ, अल्फा और बीटा। यही बोलना हम चाह रहे थे। तो द्विघात समीकरण के कितना घात है? 2 गो। मूल की संख्या कितना है? मूलों की संख्या 2 गो, क्योंकि पावर 2 गो है तो एक आंसर क्या है? 2 गो। तो ये पहला मूल को अल्फा, दूसरा मूल को बीटा। तो इसीलिए पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। फिर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस सी बाई ए। तो इसमें से द्विघात समीकरण से कुछ भी पूछेगा आप लोग को बता देना है। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग देखते हैं, अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो रहा द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से इतना बात आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा।
ये तो ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। आपका सवाल है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आपका अब ए नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, रूट आपका 5 एस कैसे दिया है, आपका दिया है एक्स स्क्वायर 5 रूट एक्स दिया है, 5 रूट एक्स और प्लस में 3 बराबर 7। देखिए तो इसमें ऐसे दिया है, इसका मतलब आपका जो है एक्स स्क्वायर रूट में दिया है, इसको हटाएंगे तो पावर में करके कुछ आएगा। ठीक है, अगेन देखिए आपका बी नंबर दिया है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 के पावर 3 और बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप लोग को चेक करना है कि यदि इस रूप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में आ जाएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण के रूप में है। देखिए तो यहाँ पावर क्यू है, तो इस पर तो ए माइनस बी का होल क्यू तोड़ेंगे तो एक पर क्यू होगा कि नहीं, तो ये नहीं है, एक में ऑलरेडी एक्स है और एक में ऑलरेडी एक्स एक और आ गया, तो एक में भी क्यू हो जाएगा, स्क्वायर से तो ज़्यादा वैल्यू होगा, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण का रूप में नहीं होगा। अच्छा सी वाला का देख लीजिए, हम लोग सी वाला का देख लेते हैं। तो अब सी वाला को देखेंगे क्या है, सी वाला a1 एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर है और आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर है। तो इसको तोड़ के देखिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर और इससे गुना कर देंगे, दोनों से गुना कर देंगे, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर माइनस 1 हो जाएगा बराबर ये 0। देखिए द्विघात समीकरण का रूप है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है पावर होना चाहिए द्विघात, यानी 2 को घात होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, द्विघात समीकरण। अच्छा अब बोलिएगा सर इस रूप में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स प्लस या माइनस 1 बराबर 0, यानी बी का जो वैल्यू है यदि हम 0 लिख दें, बी का वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण ये है। ठीक है, अगेन हम लोग चल लेते हैं। तो आपका रहा है ये द्विघात समीकरण पर छानने के लिए बोलेगा तो कैलकुलेट करके यानी गुना भाग करके देखना है कि स्क्वायर वाला आना चाहिए और एगो पावर आना चाहिए, दोनों 2 घात से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये तो तब बोलेंगे द्विघात समीकरण है। अच्छा अगेन देखिए, अगेन आपका है एम एन अभाज्य संख्या है, तो एम के क्यू एन स्क्वायर और बोला है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और इसको निकालना है मासा HCF निकालना है, HCF। देखिए इस टाइप के सवाल पूछेगा, ठीक है, और बोल रहा है कि एम और एन क्या है, अभाज्य संख्या है। मासा का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए HCF पूछ रहा है, तो HCF का मतलब ये है कि दोनों संख्या जो लिखा हुआ है ए टर्म और ए टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को ये देखना है कि सबसे कम वाला पावर रहे, कि ऐसा वैल्यू हम खोजें कि दोनों में रहना चाहिए, एकरो में रहना चाहिए, एकरो में रहना चाहिए। तो देखिए तो एम है, एम के 3 गो एम है, एक में क्या होगा 2 गो एम, तो 2 गो एम तो ये दोनों में होगा, ये 3 गो है। देखिए एम है गुने एम गुने एम, और एक में 2 गो है तो एन गुने एन है, और एक में क्या लिखल है एम गुने और यहाँ पर एन गुने एन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ 2 गो एम है कि ना है, एकरा में और एकरो में 2 गो एम है, तो 2 गो एम लिख देंगे यानी एम स्क्वायर, और एकरो में 2 गो एन है और एकरो में 2 गो एन है तो एन स्क्वायर। यानी हम ये कहना चाह रहे थे कि जो दिया हुआ वैल्यू रहेगा उसमें सबसे ऐसा वैल्यू देखना है कि जो दोनों टर्म में रहे। तो देखिए तो एन स्क्वायर एकरो में है एन स्क्वायर, लेकिन क्यू है तो 3 गो है तो 2 गो तो इसमें है वैल्यू ना, तो इसीलिए आपका हो गया HCF। ठीक है, HCF बराबर हो गया आपका एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछेगा तो बनना चाहिए। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलेगा कि 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ पर बोलेगा x के क्यू प्लस वाई का क्यू में हमको निकालना है लासा, HCF यानी मासा निकालना है। ऐसा सवाल पूछेगा, तो इस टाइप के सवाल पूछेगा तो हम क्या बताएं कि वाइसन वैल्यू खोजना चाहिए दोनों टर्म में, दोनों पद में वाइसन वैल्यू खोजेंगे कि दोनों में रहे। तो देखिए तो 3 एकरा में है, एकरा में 3 है,
एकरा में 3 है तो एकरा में 3 ना है, 3 दूनी 6 तो होता है ना, इसको तोड़ के देखो, 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6, एकरा में 3 है कि नहीं, और एकरा में 3 है, तो 3 तो दोनों में मिल गया, 3 दोनों में मिल गया। अब एकरा में x 2 गो है, एकरा में 3 गो है, तो है ये ना है 2 गो, एकरा में x 2 गो है, एकरा में 3 गो है, तो 2 गो तो है ये है, तो x स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या गो है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और एकरा में भी 3 गो है तो y स्क्वायर है ना, इसमें 3 गो है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो गया, मासा ये ऐसे हो गया। अच्छा एक वैल्यू और बनाइए तो जरा, 6x स्क्वायर y के क्यू और 18x के क्यू और y स्क्वायर, इसमें बनाइए। इसमें हम मासा पूछना चाह रहे हैं, मासा, ठीक है, मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए हम क्या बोले कि दोनों में रहना चाहिए, दोनों टर्म में रहना चाहिए। देखिए इस 6 है, 6x गुने x, फिर समझा देते हैं अच्छा से, ठीक है, गुने y क्या है, 3 गो है तो 3 गो y लिखिए, और इसके बाद इसमें क्या है 6 गुने 3, और x क्या है 3 गो है तो 3 गो लिख देंगे, और y क्या है y गुने y, ठीक है। पहले आप लोग समझा दे रहे हैं, वहाँ इतना लिखना नहीं है, ठीक है। तो एकरा में भी 6 है और एकरा में भी 6 है, तो 6 लिख दिए, और एकरा में 2 गो x है और एकरों में 2 गो x है, तो 2 गो x लिख देंगे, और एकरा में 3 गो है लेकिन एकरा में 2 गो है, तो 2 गो है तो 2 गो इसमें लेंगे, y स्क्वायर। तो ये आपका हो गया HCF, ठीक है, महत्तम समवर्तक। तो इस टाइप के सवाल आप लोग से बन जाना चाहिए। अगेन हम लोग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं डिस्प्ले पर आप लोग दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो चलिए इस टाइप का सवाल आप लोग से बनना चाहिए। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, इस सवाल को देखने से पहले एक हम बात बताना चाह रहे हैं आप लोग के। एक फार्मूला होता है दो संख्यों का गुणनफल, 2 संख्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा एलसीएम, देखिए एलसीएम गुने HCF यानी लासा गुने मासा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो मान लिया कि 2 संख्या ए और बी 2 संख्या है, और LCM गुने क्या हो जाएगा HCF, ये याद कर जाइएगा। अच्छा आप बोलेगा कि 2 गो संख्या है, ठीक है, बोलेगा 2 गो संख्या है, उस संख्या का नाम कुछ है, पहला संख्या ए बोल रहे हैं और दूसरा संख्या 18, ठीक है, और ये दोनों संख्या का जो है LCM जो है, LCM कितना है, LCM जो है आपका LCM 36 है, LCM कितना है 36, और यही दोनों संख्या का 1 और 18 का जो HCF है, HCF कितना है 2 है। तो बताइए ए का मान, बताइए कि ए का मान कितना होगा, ठीक है, कुछ नहीं, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल यही पूछा है कि 2 संख्या ए है और 18 है, और उसका लसा दिया हुआ है 36 और HCF दिया हुआ है 32। तो ये फार्मूला लिख देंगे। तो पहला संख्या तो ए हो गया, पहला संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया 18, तो दूसरा संख्या 18 बराबर LCM कितना दिले है 36, और HCF कितना दिले है 2, और 18 दूनी कितना होता है 36, 2 दूनी कितना होता है 4, तो ए का मान कितना आ गया 4। देखिए आपका ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में आपका बी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस टाइप का सवाल पूछेगा, पूछ देगा कि 2 संख्या का गुणनफल यदि 100 है, तो उसमें एक संख्या का HCF जो है, HCF कितना है 10 है, तो LCM कितना होगा LCM। तो LCM का मान नहीं निकालेंगे, 1 0 से 1 0, आपका 10 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आप लोग से सवाल पूछेगा तो बन जाना चाहिए।